धन्यवाद नवल भैया। परिचय खास नहीं था पर आपने उसको खास बनाया, इसके लिए धन्यवाद। शरद व्याख्यान माला कारंजा के आयोजक और उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम। जिद करो दुनिया बदलो, इस शीर्षक पर आज मुझे बोलना होगा, बट उससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जनवरी 2025 में प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ है, जहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर सभी भाविक अपने आप को लाभान्वित करते हैं। मैं इस मंच से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ इन आयोजकों का, जिन्होंने शरद व्याख्यान माला में 7 नदियों के संगम में आप जैसे सजग, सचेत और सचेतन श्रोताओं को ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका दिया है, और अपने आप को लाभान्वित करने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है कि कुंभ तो 12 साल में एक बार होता है, पर यह व्याख्यान माला यहाँ तो हर साल होती है, तो इससे बड़ी और बढ़िया बात और क्या हो सकती है। दूसरी और अंतिम बात, आज मैं यहाँ वक्ता तो हूँ, बट ऐसा समझिए कि मैं वक्ता ना होकर जामवंत हूँ और आप हनुमान हो। जो हम समंदर किनारे खड़े हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो दुर्लभ शक्तियाँ हैं उनको जगाने के लिए आया हूँ। तो मैं जामवंत और आप मेरे हनुमान। तो क्या आप तैयार हैं? शुक्रिया। सोचिए, आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, उसके फर्स्ट क्लास एसी कोच में, एक वैलिड टिकट लेकर। रात का समय है और ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, जोरदार चल रही है। इतने में कोई स्टेशन आया और स्टेशन पर कोई पैसेंजर चढ़े। 2 लोग थे, दूसरा देश था वो, और 2 लोग चढ़े। ठीक आपके एसी फर्स्ट क्लास की जो बोगी है, आपका जो बर्थ है, उसके सामने के 2 बर्थ उनके थे। कोच में चढ़ने के बाद जब उन्होंने आपको देखा तो आपको बोला ट्रेन से नीचे उतर जाओ। अब बोले व्हाट्स रॉन्ग, पागल हो गया, मेरे पास टिकट है। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, नीचे उतर जाओ। तो बोले हम क्यों उतरे? पॉसिबल ही नहीं कि मैं उतरूं, मैं टिकट लेके ट्रैवल कर रहा हूं, तुमको चढ़ना है चढ़ो, नहीं चढ़ना है मत चढ़ो, तुम उतर जाओ, मैं तो जाऊंगा। हद तो तब हो गई जब इन्होंने ट्रेन के टीसी को बुलाया और बोले ट्रेन जाने मत दो, रुको। ट्रेन का टीसी आए और ये स्टेशन पे उतरकर पुलिस वाले को लेकर आए। हैरत अंगेज कारनामा तब हुआ जब वो पुलिस वाले, वो टीसी और ये 2 लोग सब मिलकर आपको उतारने की जद्दोजहद कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपने टिकट बताया, टिकट फाड़ के फेंक दी। पुलिस वालों को ताव आया तो उन्होंने आपका सामान दरवाजे से बाहर फेंक दिया, और वो टीसी ने और वो 2 लोगों ने आपका हाथ पकड़कर दरवाजे के पास लाया, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कोई पर्याय नहीं था, आपको नीचे उतार दिया। ट्रेन चल पड़ी। अंधेरी रात, ठंड, और आप ठिठुर रहे हैं, सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, वाई।
क्या मैं इस देश का नहीं हूं इसलिए, इस धर्म का नहीं हूं इसलिए, इस समुदाय का नहीं हूं इसलिए, या इस संप्रदाय का नहीं हूं इसलिए मुझे क्यों फेंक दिया? इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर जब जवाब मिला तो उस आदमी ने अपने आप को बोला, आज तुमने मुझे ट्रेन से उतारा है ना, मैं अपने देश जाता हूं और तुमको अपने देश के बाहर निकालता हूं। ये आदमी और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी। ये कोई आत्मा नहीं है, ये महात्मा है। और उन्होंने ये जिद पकड़ी कि जिस तरीके से मुझे आज फेंका गया है, उस तरीके से मैं इनको अपने मुल्क के बाहर निकाल दूं। और देखो, उन्होंने जिद करी, खुद की, हमारी और पूरे देशवासियों की दुनिया बदल दी। यही आज का शीर्षक है, जिद करो, दुनिया बदलो। जिद को हमेशा नकारात्मक ढंग से ही देखा गया है, पर यही जिद अगर सही दिशा में है तो महान बदलाव का कारण बन सकती है। इतिहास देखो तो हर बड़ा बदलाव सिर्फ जिद की वजह से हुआ है। जिद से व्यक्तिगत लाभ तो हो ही सकता है, जैसे हिरकणी अपने 4 दिन के बच्चे के लिए 44 फुट का पर्वत क्रॉस करके घर पहुंची थी। ये जिद तो थी और ये व्यक्तिगत लाभ ही है। और यही जिद से पूरी सामूहिक उन्नति हो सकती है। मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, उन नामों से, उन व्यक्तित्व से आप अच्छे खासे परिचित हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री देवी फुले। उनको क्या जरूरत थी ये सब चीजें करने की, बट उन्होंने जब जिद करी तब कहीं जाकर आज ये हो रहा है। और कारंजा का तो नाम फेमस है, इतने सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स यहाँ पर है, पर अगर तब वो जिद नहीं करते तो क्या आज ये स्कूल इतने अच्छे काम कर पाते? जिद एक संकल्प है। जिद अगर ले लो तो कठिनाई तो आ ही नहीं सकती, कठिनाई आपको मिल ही नहीं सकती। और अगर कठिनाई दिखती भी है तो आपकी जिद के आगे वो पहाड़ का पत्थर बन जाती है। उदाहरण के तौर पर आप सभी के समक्ष 2 उदाहरण रखने जाऊंगा। सबसे पहला उदाहरण, एक आदमी है वेलुमणि, जो कोयम्बटूर के पास में जन्म हुआ उनका। 3 बहन भाई में सबसे बड़ा। पिताजी के पास ना खेत है ना कुछ, किसी दूसरों के खेत में जाकर कभी कभी मजदूरी कर लिया करते हैं। और घर का सारा जो काम चलता है वो माँ के भरोसे चलता है, क्योंकि घर में 2 भैंसें हैं। जितना दूध बिकता है उसी से सब काम होता है। बट जितना भी दूध बिकता था उनसे सिर्फ बच्चों की पढ़ाई होती थी। वेलुमणि शुरुआत से लेकर तो स्टैंडर्ड 10 तक जो पढ़ाई की है तो उनके पास एक भी टेक्स्ट बुक नहीं थी। इसके बावजूद जब 10वीं पास हुए तो मैथ्स में 100 में से 100 मार्क मिले। फिर कॉलेज में गए, पैसे नहीं थे, प्रोफेसर ने उनको पैसे दिए और इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले ली, इंजीनियर बन भी गए। इंजीनियर बनने के बाद नौकरी ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हुई। अब उनके गांव में तो नौकरी मिलने से रही, तो वो कोयम्बटूर चले गए। इस उदाहरण को आप बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट कर सकते हो, इसलिए ये उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा। कोयम्बटूर पहुंच गए। कोयम्बटूर पहुंचने के बाद उन्होंने तकरीबन 52 कंपनी में इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। और 52 की 52 कंपनी ने उनको इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई तजुर्बा, एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर थे वो, और इस वजह से उनको लताड़ा गया। फिर जब 53वीं कंपनी में गए तो वहाँ पर उनको जॉब मिला, बट कुछ महीनों के बाद वो कंपनी बंद हो गई और काम खत्म हो गया।
अब इनको तो समझ में आ रहा था कि घर पे बहुत परेशानी है, क्या किया जाए। जिद सिर्फ एक ही कि बस खुद को संभाल लूँ, परिवार को संवार लूँ। इस जद्दोजहद में मुंबई की ट्रेन पकड़ी और मुंबई पहुँचे। मुंबई में एक कंपनी है भारत सरकार की, BARC। वहाँ पर जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंजीनियर तो थे ही, वहाँ पर जा दिया। इंटरव्यू में उनको पूछा गया थायराइड कहाँ होता है। वो बोले सर मेरे को नहीं मालूम थायराइड कहाँ होता है, मैं अभी तक मैथ्स का नंबर 1 स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे अपने फील्ड का कुछ भी पूछिए, बाकी मुझे नहीं पता। सरप्राइजिंगली उनको जॉब मिल गया। जॉब उनको मिला 1992 में। ठीक, जॉब के साथ साथ उन्होंने PhD की बायोकेमिस्ट्री में। ठीक, ये PhD हुई उनकी 2002 में। और इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी थायराइड टेस्टिंग करने वाली लैब बनाई, थायरोकेयर, जो आज एक मिसाल है। पता है ये सब क्यों हुआ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत बढ़िया जॉब था, बड़ी शानदार तनख्वाह थी, ऑफिस टाइम भी बड़ा सुकूनत वाला था। उनकी जो पत्नी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। बट इनको था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से कुछ लोगों का भला हो, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं कोयम्बतूर गया था मेरे पास सब कुछ था पर तजुर्बा नहीं था, इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिला। तो उनकी जिद तभी से थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का भला हो, मेरे गांव वालों का भला हो, जिनके पास तजुर्बा नहीं है उनको भला हो। और उन्होंने थायरोकेयर लैब बनाई। थायरोकेयर लैब ने 25 साल के अंदर 25,000 फ्रेशर लोगों को रोजगार दिया और आज 5,000 करोड़ रुपए में उन्होंने वो कंपनी बेचकर आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। 500 रुपये मुंबई लेकर आने वाला व्यक्ति 5,000 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी बेच देता है महज 3 सालों में, 30 सालों में महज 25,000 लोगों को, फ्रेशर को रोजगार देकर। क्यों? क्योंकि जिद वो आग थी, जिद वो संघर्ष था जिसके आगे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल जो पहाड़ लगती थी पत्थर बन के रह गई और उन्होंने वो काम कर दिया। दूसरा और आखिरी उदाहरण इस कड़ी का, ये नाम से आप काफी परिचित होंगे, हनुमंतराव गायकवाड़। सातारा के पास किसी छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। पिताजी की तबीयत खराब थी तो सारा खर्च, जितना जमा पूंजी थी, पैसे थे, सब उसी में खर्च हो गए। पिताजी का देहांत भी हो गया और वो पूना में आके रहने लग गए। पूना में आए तो घर घर जाकर कलरिंग का काम करते थे। कलरिंग का काम सेट हो गया तो फिर दूसरों को वो काम देने लग गए। जो गांव से बच्चे आते थे उनके पास रुकते थे और वो बच्चों को कलरिंग का काम देते थे और जो ठेकेदारी के पैसे मिलते थे उससे घर चलता था। अब धंधा कुछ सेट हो गया, घर सेट हो गया। मम्मी जो दूसरों के घर पे बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बंद हो गया। बट आराम नहीं है, कुछ करना है, जिद है। उन्होंने टाटा मोटर्स में जॉब किया। टाटा मोटर्स में जॉब करने के बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा, शादी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कोई कंपनी खोली। कंपनी क्या करती थी वो बाद में बताता हूँ। कंपनी बैंगलोर गई, बैंगलोर में काम करके वापस आई और फिर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। कंपनी सिर्फ एक ही काम करती थी, साफ सफाई का, सिर्फ साफ सफाई और कुछ भी नहीं। और अपना काम इतना शानदार तरीके से करती थी कि संसद भवन, विधानसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट का घर, ये सब भी भारत विकास ग्रुप BVG हनुमंतराव गायकवाड़ की कंपनी करती थी। इतना पारंगत तरीके से काम करते थे ये लोग कि भारत के संविधान में संशोधन किया गया कि किसी भी प्राइवेट पार्टी को पार्लियामेंट हाउस में आने की एंट्री नहीं थी, पर यह संशोधन करके उनको बोला गया कि आप यहां पर आओ और यहां की साफ सफाई का ठेका लो और साफ सफाई करो। आज हनुमंतराव गायकवाड़ खुद 2500 करोड़ में सिर्फ साफ सफाई करते हैं। और क्यों?
क्योंकि ये संघर्ष, ये तकलीफ वो देख चुके हैं कि क्या होता है। बट जब जिद आती है ना, तो जिद सब खत्म कर देती है और सिर्फ आपको पनपने देती है। कुछ 4 लाइन याद आ रही है मुझे। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े से बड़े तूफान पिघल जाते हैं जब जिद लगी हो सीने में। अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत प्रचलित प्रख्यात डायलॉग है, कोई अपनी मां के पेट से चोरी सीख के नहीं आता साहब, ये तो हालात हैं जो उसको चोर बनने पर मजबूर करते हैं। आज हम इससे कुछ अलग बात करते हैं। पता है, कोई हालात आपको मजबूर नहीं करते हैं, कोई नहीं। इनफैक्ट आप मजबूर हो जाते हो, इसलिए हालात ऐसे बनते हैं। हालात आपको मजबूर नहीं करते, आप खुद हालत के प्रति सरेंडर हो जाते हो और उसके लिए ये सब चीजें होती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक बाई आहे, लग्न झालं, मुलगी झाली, आता ती कोण आहे? आई आहे. खूप मोठा फरक आहे याच्यात, बाई आणि आई. मी अनेकदा सांगतो असं, बाईचं माहिती नाही हो, आईचं लॉजिक खूपच चांगलं असते. मुझे एक बात बताइए, वो आई जो बनी उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना किसने सिखाया? वो जो आई बनी उसको अपने बच्चे के देख रेख करना किसने सिखाया? फिर चाहे वो छोटा सा डायपर बदलना हो या वो कुछ नहीं बोलता है उसके एक्सप्रेशन से समझना हो, ये कैसे है? क्योंकि वो बाई नहीं है, वो आई है और उसने सिर्फ एक ही चीज़ की जिद ठानी है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं इसका ध्यान रखूं। खुद को तो उपास होता है, पर बच्चे के पीछे पीछे अनाज के दाने लेके घूमती है, खा ले रे बेटा खा ले। उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, पर वो समझ लेती है। हमेशा बोलता हूं मैं, दुनिया का सबसे छोटा शब्द है मां। गलत, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है मां। वो कॉर्डलेस माइक चाहिए था। अभी तो महिला वर्ग की बात हो गई, पुरुषों को भी बराबर लेवल में लाना पड़ेगा। मिल गया, थैंक यू। पुरुषों को भी बराबर लेवल में लाना पड़ेगा। जैसा बच्चन साहब बोल रहे थे ना, कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, आप में से अधिकांश लोग व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हैं? जानते हैं। कुछ लोग फेसबुक पे भी होंगे, कुछ लोगों का ईमेल आईडी भी होगा। तर तुम्ही कोणता क्लास केला का हो व्हॉट्सॲपचा, फेसबुकचा, इंस्टाग्रामचा, ईमेलचा? मग कसं काय जमते? कैसे क्या आता आपको? ये तो माँ के पेट से सीख के नहीं आए, ये तो हालात हैं जो आपको सीखने के लिए मजबूर नहीं करते, मजबूत करते हैं। क्योंकि आपको ज़माने के साथ चलना है, सोसाइटी के साथ चलना है, कुछ बनना है, इसके लिए ऑटोमेटिकली सीख लेते आप, ऑटोमेटिकली सीख लेते। बिकॉज आजकल आपके बिजनेस, आपके धंधे सब इसी के भरोसे चलते हैं। अरे छोटे बच्चों को देख लो, मोबाइल का पासवर्ड लॉक कैसे करते हैं, यहाँ तक कि आप नया मोबाइल भी अगर खरीदो तो सेटिंग किससे करवाते हैं आप? बच्चों से। उन्होंने कहाँ से सीखा है? कहीं से नहीं, ऑटोमेटिक सिखाया जाता है। क्योंकि गरज 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 कर बोलती है, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये गरज गरजती तब है जब आप उसको जहन के अंदर जिद मानकर चलते हो, उसके बिना नहीं चलती है। तो इसलिए अपनी गरज समझो। जो नामुमकिन चीज़ें हैं ना आपके पास,
वो भी मुमकिन हो सकती है अगर आप जिद मानकर उस पर इम्प्लीमेंट, उस पर अमल कर कर चलो तो, वरना कुछ नहीं हो पाता। शादी के पहले जब लड़की को किचन में बुलाती है उसकी मम्मी, तो वो कुछ छौंक लगाती है, ठेसा बनाती है, तो उसको ठसका आता है। बट पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, 20 साल बाद जब उसकी शादी हो जाती है लड़की की, वो खुद ठेसा पीसते रहती है और उसको ठसका नहीं आता। कारण बाई अन आईमध्ये जिद्द असते, बाईमध्ये नसते, बिल्कुल नहीं। और यही फर्क है, यही फर्क है। जीता जागता उदाहरण हम सबके घरों में है, जहन में नहीं है। और एक बात और बता दूं, ये व्याख्यान माला का एक ही उद्देश्य है, उदाहरण सुनने नहीं है, अब आपको उदाहरण बनने हैं। कुछ बन जाओ इन सब गुणों को सुनकर, इन सब बातों को सुनकर। अब थोड़ी देर उसकी बात करते हैं जिसकी जिंदगी में कोई जिद नहीं है, सब तो बराबर चल रहा है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। वेलुमणि साहब को बढ़िया तनख्वाह थी, उनकी जो वाइफ थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और ये उद्योग धंधा शुरू किया। हनुमंतराव गायकवाड़ को टाटा मोटर्स में जॉब थी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का जॉब छोड़ा और कुछ नया उद्योग धंधा शुरू किया। जिद। पता है, एक बस है एसटी महामंडल, उस बस में सब लोग होते हैं, सब लोग सफर करते हैं अपने शुरुआती स्टेशन से गंतव्य तक, सोर्स तक, मंजिल तक, सिवाय दो लोगों के। वो कौन है दो लोग? एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। मुझे ऐसा लगता है बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज करना है और जाना भी कहीं नहीं है। ये बात उन लोगों की है जिनकी जिंदगी में कोई जिद नहीं है। काम तो रोज ही कर रहे हैं ना। वो मुन्ना भाई का बहुत अच्छा डायलॉग है एक, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मत जाने लाइफ, काई की मजा है। अरे बॉस, ये मजा नहीं है, ये सजा है। मजा तो जिद के साथ है, तो मजा है, वरना क्या है। आज सुबह एक स्कूल में जाने का मौका मिला, वहां पर एक बात बताई मैंने, सोचा शाम को आपके साथ भी शेयर करूं। सोचो कोई एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उस ग्राउंड में सब है, सिर्फ गोल पोस्ट नहीं है। खिलाड़ी है, फुटबॉल है, घास है, सब है, सिर्फ गोल पोस्ट नहीं है। तो क्या वो गेम शुरू हो सकता है? अच्छा, क्या वो गेम खत्म हो सकता है? क्योंकि जब आपको अपना ध्येय नहीं पता, आपको उद्देश्य नहीं पता, तो फुटबॉल लेके क्या करोगे? बेटर ऑप्शन है घर में बैठे रहो, दीवार के पीछे खेलते रहो। आप लात मारो, दीवार से बॉल वापस आएगा, फिर लात मारो, फिर दीवार से वापस आएगा। कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मत जाने लाइफ। और अगर दम है, उतरो मैदान में अपने गोल के साथ, अपने उद्देश्य के साथ, अपने लक्ष्य के साथ, अपनी जिद के साथ, वरना कुछ नहीं है। कब आओगे, कब जाओगे, किसी को कुछ फिक्र नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं है। एक बात गौर से सुनना, जिंदगी के पहले दो शब्द क्या हैं? जिद। और अगर जिंदगी एक शरबत है तो जिद शक्कर है, और बगैर शक्कर का शरबत कैसा है देख लो। तो इसलिए अगर शक्कर में नहीं, अगर शरबत में मिठास चाहिए तो जिद लेकर आओ, और बगैर जिद के ये शरबत नहीं, सिर्फ एक रंग भरा पानी है और कुछ भी नहीं है। सीरियसली, कुछ तो ध्येय लेकर चलो, कुछ तो जिद मानकर चलो। अब एक बात और, जिद का होना तो जरूरी है, पर जिद का सही होना भी उतना ही जरूरी है।
अब ये सही और गलत क्या होता है इज्जत का? आता एक वराडाची गोष्ट सांगतो तुम्हाला, गलत और सही इज्जत क्या होती है. खूप लोकांना ना सवय असते अशी की चहा प्याली की त्यांना काय पाहिजे, हे तंबाखू. तर एखादा स्कूल आहे, त्या स्कूलमध्ये आज झेंडावंदन होता. आणि ते झेंडावंदन होणार होता त्या गावाच्या सरपंचाकडून. सरपंच साहब सुबह सुबह स्कूल में पहुंच गए, मस्त तैयार होकर. प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठाया गया उनको और चाय आई. वो बशी में चाय डाली. गावामध्ये अशीच पितात ना चाय. चालू हो गई, चाय पिया. इतने में उस स्कूल का प्यून चपरासी भाग कर आया. अरे चला चला लवकर चला, टाइम झाला, फ्लैग होस्टिंग करायचं, चला चला चला. और वो चाय भी आधी रह गई. चाय का जाने दो, चाय के बाद क्या लगता, वेट, वो रह गया. अब वो इतने सारे बच्चे, भाऊ खड़े, फिर वो झंडा वंदन हो गया, जन गण मन हो गया, पर भाऊ का सारा जीव डब्बी में. अब जैसा मुझे बुलाया गया भाषण देने, भाऊ को बुलाया गया भाषण देने. मैं किसी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूं, मैं गलत जिद बताने आया हूं, खुश मत हो. अब भाऊ आए. गावामध्ये लोक अशी बंडी घालतात आणि त्या बंडीमध्ये पूर्ण सामान असते असं. फिर बोले आज हम यहाँ पर झंडा वंदन करने आए हैं. ये देखो, ये झंडा वंदन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूँ. हमारा भारत ऐसा है, ऐसा. आता हात गेला आतमध्ये, तो ढक्कन काढलं. यहां पर इंग्रज आए, धीरे धीरे चुना, हमको लालच दिया इतना सा, और बाद में हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया कि हम पूरे 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 खत्म हो गए. और फिर क्या बोले, चलो निकलो यहां से, तुम्हारे ऊपर राज हम करेंगे. बट हमारे जो लोग थे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र सेनाओं ने ब्रिटिशर्स को बोला निकलो यहां से, हम तुम्हारे जैसों को तो अपने मुंह में रखते हैं. इसको वाह वाह मत बोलो, ये गलत जिद है. पर ठीक है, वाह वाह हुई तो अच्छी है, बिकॉज दो टाइप होती है, एक नहीं करना चाहिए और एक करना चाहिए. यह है गलत जिद. दूसरी, जिसके हम सभी लाभार्थी हैं, स्पेशली महिला वर्ग. अब वो क्या है, ध्यान से सुनो. किसी स्कूल के एक प्रोफेसर थे. हेलो. और उस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा जॉब करने लग गए, बहुत अच्छी नौकरी मिलने गई उनको. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे प्रोफेसर साहब के यहाँ, शिक्षक दिन के यहाँ जाकर एक गेट टुगेदर करते हैं. सारे बच्चे वो प्रोफेसर साहब के यहाँ पहुँचे सरप्राइज देने. करीब 18-20 बच्चे थे. सब बैठे, बात करे. फिर प्रोफेसर साहब ने बोला बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ. अभी जो सर प्रोफेसर लोग होते हैं ना, बड़े पेचीदगी वाले होते हैं, कोई सीधी बात नहीं करते वो. अब एक घर के अंदर इतने सारे एक जैसे कप तो रहेंगे नहीं. तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया, जितने अलग अलग प्रकार के कप थे अपने घर के अंदर, कुछ अच्छे कुछ खराब, पूरे 20 कप कॉफ़ी भर ली और एक ट्रे के अंदर सजा दिया और ट्रे बाहर लेकर आए. फिर जो बच्चे जहाँ बैठे थे, हर एक की जगह पर जाकर उनको वो परोसा. अब बच्चे बोलो तो हमारे जैसे, वो बच्चों ने क्या किया, जो जो अच्छे अच्छे कप थे ना, वो पहले ले लिए
और जो टूटे हुए थोड़े से खराब और कुछ लालची लोगों के लिए थोड़े से छोटे जो थे वो वैसे ही छोड़ दिए। फिर करीब सब लोग ने एक एक कप उठा लिया, कॉफ़ी ख़त्म और प्रोफेसर साहब भी कॉफ़ी पीने लग गए। कॉफ़ी पीना ख़त्म हुआ और प्रोफेसर साहब ने बोला, क्यों रे भाई, तुमको किस चीज़ का काम है? तो बोले आपका। बोले मेरा नहीं, तुम जो कप में ले रहे हो उसका, कप का या कॉफ़ी का? तो बोले ऑफ कोर्स कॉफ़ी। बोले वापस बोलो तुमको किस चीज़ का काम है? तो बोले कॉफ़ी का। तो फिर तुमने कप देखकर कॉफ़ी क्यों ली? कॉफ़ी तो एक ही बर्तन में बनी है, उसका टेस्ट एक जैसा ही है, तो फिर कप क्यों देखा? हम लोग क्या करते हैं, अंदर जो चलता वो देखते ही नहीं, जो बाहर की बाहर दिख रहा ना उसी में भ्रमित हो जाते हैं और बस खेल खत्म हो जाता है। कॉफ़ी सबकी एक ही होती है, बट ये बाहरी दिखावे की वजह से चीज़ें खत्म हो जाती है, ये भी गलत जिद है। और तीसरा और अंतिम गलत जिद, ये तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, जानता हूँ। एक छोटी सी कहानी, अक्सर है ना लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं हम, बहुत जल्दी। जैसे आप अगर रास्ते से कहीं जा रहे हैं और सिग्नल पर रुके हैं, आपके बाजू में कोई आकर खड़ा हुआ जिसको आप जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसने बोला, फिर आप लगे क्या करते हैं, गाड़ी का कांच ऐसा करते और फिर देखते हैं, और कुछ भी तो नहीं है, पागल है क्या ये आप? ठीक है, इसी के आधार पर एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ये तो बहुत छोटा उदाहरण है, बड़ा उदाहरण की बात करते हैं। एक आदमी है जिसके पास 2 मटके हैं, मट्टी के मटके। रोज एक बासे के एक छोर पर और दूसरे छोर पर वो मटका बांधता है और अपने घर से पैदल निकलता है। नदी किनारे पानी भरता है उन मटकों में और मटका वापस लेकर आता है रोज। अब वो जो मटके हैं वो तो मिट्टी के हैं, बार बार उठाने से रखने से उठाने से रखने से एक जो मटका था एक मटका ए एक मटका बी, जो मटका ए था उसमें हल्की सी एक दरार पड़ गई, क्रैक पड़ गई। अब वो मटका भी रोज शुरू हो गया उसको चाबी भरना। तो कितना बोगस है, थर्ड क्लास है, होपलेस है, तो अपने मालिक को सर्विस नहीं दे पा रहा, तू बहुत ही होपलेस है एकदम, निकल जा यहां से। तू कैसा है, मैं देख कितना मस्त हूं, एक बूंद पानी की नहीं गिरने देता हूं, और तू जितना भरकर लाता वो खून पसीना बहाता, और तू कितना पानी देता उसको घर पे आता है जब वो, हाँ, इज दिस राइट? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर। अब कहीं ना कहीं उसको भी लगने लग गया, बॉस मैं गलत हूं, क्योंकि रोज 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 हैमरिंग होती तो हमको भी लगने लगता है। एक दिन जब मालिक आए नदी से पानी भरकर और घर पर मटके खाली किए और बैठे और अपना पसीना पोंछ रहे थे अपने गमछे से, तो उस मटके ने बोला, ए ने, साहब, ओ साहब। उसने इधर उधर देखा, बोले इधर उधर मत देखिए, मुझे देखिए, मैं आपका मटका हूं। हाँ, बोले बोल, आप मुझे फेक क्यों नहीं देते, आप मुझे फोड़ क्यों नहीं देते? क्यों, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग? बोले आप इतनी मशक्कत कर कर पानी भरकर लाते हो, मेरे अंदर भरकर लाते हो, और मैं उसका सिला, उसका रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहा हूं। तकरीबन 30% पानी रास्ते में ही बूंद 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 दर बूंद गिरते जा रहा है, और जब आप घर पर खाली करते हो तो 30% पानी तो रास्ते में ही गिर गया है, आपको सिर्फ 70% मिला। ये देखो कितना मस्त है, जितना आप भरते हो उतना भरता है और पूरा खाली होता है। आप मुझे अपनी सर्विस से रिटायर कर दो। अब जो मालिक था वो आप जैसा समझदार था, उसको समझ में आ गया आग किसने लगाई। उसने बोला रुक, मैं इसका जवाब तेरे को कल देता हूं। तो बोले ठीक है।
दूसरे दिन उसने अपने बासे पर दोनों मटके बांधे, नदी किनारे लेकर गया, भरे, और रास्ते में आते आते एक जगह रुक गया और बोले, ए सुन। तो बोले, बोलिए। आप मुझे आज फेंकने वाले हो ना यहाँ पर? तो बोले, नहीं, सुन, मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे पता है कि तेरे अंदर क्रैक आ गई है और बूंद दर बूंद तेरे अंदर से पानी रोज गिरते जा रहा है, रोज। बट मैंने क्या किया, जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मैंने पहले ही बताया था गाँव में लोग बंडी पहनते हैं, तो अपनी बंडी में यहाँ पर कुछ बीज लेके जा रहा था मैं रोज, और जब यहाँ से निकलता हूँ तो वो बीज का छेद खोल देता हूँ, तो एक एक बीज गिरते जाता है। और पिछले 30 दिन से उसी गिरे हुए एक एक बीज पर तेरे मटके से निकला हुआ एक एक बूंद आ रहा है। आज देख, रास्ते के एक छोर पर फूल है, फल है, और एक छोर पर कांटे ही पड़े हैं, और ये सिर्फ तेरी वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। अगर तेरे अंदर क्रैक है, तेरे अंदर पानी गिर रहा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। आज बच्चे वहाँ फूल तोड़ने जाते हैं, कभी कभार फल तोड़ने जाते हैं, और वहाँ पे तो किसी का बॉल गिर गया तो लेने तक नहीं जाते। ये सब इसकी वजह से है। अब तू बता, मैं तुझे फेंकूं या उसे फेंकूं? कमियां हम सब में होती है। परिपूर्ण संपूर्ण कुदरत ने किसको नहीं बनाया, उसकी फितरत ही नहीं है। बट इन कमियों को लेकर कैसा चलना है, क्या करना है, इसी का नाम जिद है। अब जिद अच्छी बुरी पता चल गई, क्या होती है ये पता चल गई। अब एक कुछ दूसरी बात करते हैं। कभी कभार हमको जो जिद है वो दूसरों से मिलती है। कोई दूसरा हमको कुछ बोलता है, उसकी वजह से हम वो काम कर लेते हैं जो कि बिल्कुल नागवार सा है, नामुमकिन सा है। अदनान सामी को जानता है कोई यहाँ पर? अदनान सामी एक पाकिस्तानी सिंगर है, बहुत हरफन मौला कलाकार है। लगभग जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबकी सब बजा सकते हैं वो। अदनान सामी का वजन 250 किलो था। एक दिन उनके पिता ने उनको बोला, अदनान, अगर तेरा वजन कम नहीं हुआ, या तो तू मर जाएगा या मैं। वो एक ही दिन था, और उस एक दिन के 120 दिन बाद, मैं दोहराता हूं, उस एक दिन के 120 दिन बाद अदनान सामी का वजन 150 किलो कम हुआ। किसके लिए कम किया? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। जब कोई हमको कुछ बोलता है ना कि मेरे लिए ये कर ले, तो ऑटोमेटिकली हमारी जिद, हमारा मकसद हमको मिल जाता है, वो गोल दिख जाता है, और उस गोल के अंदर हम फुटबॉल मार देते हैं। क्योंकि ये जिद अपने लिए है, पर हमको अपने लिए कुछ नहीं लगता जब तक कोई अपना नहीं बोलता। इसलिए अपनों के लिए जिद करो, और अपने जो आपको बोलो उसको 100% फॉलो करो। बीच में एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की। संजय दत्त की मतलब संजय दत्त की उसमें पूरी जीवनी बताई थी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। रणबीर कपूर उस पिक्चर को कर रहे थे। संजय दत्त की सबसे अजीज थी उनकी मम्मी। बेपनाह मोहब्बत थी उनको अपनी माँ से, बेपनाह। और कहीं ना कहीं अपनी माँ के मौत के जिम्मेदार वो खुद को समझते थे। उनकी माँ ने एक ही चीज़ बोली थी उनको, तू जो ये चीज़ कर रहा है उसको छोड़ दे। और वो इस कदर तक उस चीज़ में मशगूल थे वो कि उसको छोड़ना मुमकिन ही नहीं था। बट उस पिक्चर का एक बहुत अच्छा गाना है, कर हर मैदान फतेह। जब भी उनको लगता कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उनको लगता उनकी माँ उनके सामने आकर, उनके साथ आकर वो गाना गा रही है, कर हर मैदान फतेह। और वो जो काम, गलत काम करना चाहते थे, वो काम छोड़कर एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गए संजय दत्त। क्योंकि वो जिद अपने लिए नहीं की, अपनों के लिए की। अब दो उदाहरण जो बड़े मर्मस्पर्शी हैं। सबसे पहला,
कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, शायद हॉकी खेल रहे हैं। स्कूल के सामने ग्राउंड के इर्द गिर्द तार फेंसिंग, और तार फेंसिंग के पास एक झाड़ है। उस झाड़ के नीचे कोई एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। रोज यही नित्य क्रम है। जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं वो उस हॉकी की टीम में खिलाड़ी है, पर वो रिजर्व प्लेयर है। रिजर्व प्लेयर वो होते हैं जो अच्छा तो खेलते हैं पर उतना अच्छा नहीं खेलते जितना बाकी लोग अच्छा खेल लेते हैं। ठीक है। अब स्कूल का इंटर स्कूल कंपटीशन था, उसी की प्रैक्टिस चलती थी स्कूल के बाद रोज। ये बच्चा भी खेलता था, प्रैक्टिस करता था। कंपटीशन का दिन आया, बच्चा पहले दिन आया, पर वो तो रिजर्व था, वो तो खेल नहीं सकता था। ठीक है। दूसरे दिन जो स्कूल का मैच था, उस मैच में वो बच्चा आया ही नहीं। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, जो पांचवा दिन था उस दिन उस स्कूल का फाइनल मैच था। और फाइनल मैच वाले दिन वो लड़का पहुंचा। वो लड़का स्कूल पहुंचकर अपने कोच को बोलता है, सर मुझे आज खेलना होगा और आप ही मुझे आज खेलने दोगे, ये मेरी जिद है। बोले तू पागल है, तू हमारे स्कूल का रिजर्व प्लेयर है, पिछले 5 दिन से तू खेलने नहीं आया और आज फाइनल वाले दिन जो स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है उसमें तू एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद रखता है कि मैं तुझे खेलने दूं। हट सर, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मुझे आज खेलने देना होगा ही होगा। उसकी चहलकदमी कुछ अलग थी, उसमें कुछ एक आग थी, उसमें कुछ एक अलग बात थी, और गुरु से बेहतर कौन जान सकता है। तो बोले देख, ये मेरा ही फैसला था कि तू रिजर्व खेले, और आज मैं अपने फैसले के खिलाफ दूसरा फैसला ले रहा हूं, जा खेल, लाज रखना। उसने अपने कोच के पैर पड़े और निकल गया। खेल रहा है वो आज। उसके पास जो भी पास आई वो बगैर गोल के वापस नहीं हुई। इतने सारे गोल मारे, इतना भयंकर खेल रहा है, आहा, सुपर से ऊपर खेल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी टीम जीती और मैन ऑफ द मैच कौन था। बड़ा सारा कप उठाकर जब वो अपने कोच के पास आया और कोच के पैर पड़े, तो कोच बोला, मैं अपनी जिंदगी में इतना गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये 5 दिन में ऐसा क्या हुआ जो इतना अनदेखा सा था? तूने ऐसा क्या कर लिया? कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर लिया? कौन सी कसरत कर ली जो ऐसी हसरत पूरी हो रही है? क्या किया? उस बच्चे की आंख में पानी आ गया। उस बच्चे ने बोला, सर आप जानते हो ना, हमारा स्कूल के सामने ग्राउंड के बाजू में तार फेंसिंग के पास एक झाड़, और झाड़ के नीचे जो आदमी बैठे वो और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। मेरे पापा बचपन से ही अंधे थे। अभी 5 दिन पहले उनका देहांत हो गया। आज वो पहली बार मुझे खेलता हुआ देख रहे हैं। दिस कप इज फॉर यू माई डैड। ये जो मैंने इनाम जीता है वो आपके लिए है। मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं लगा कि मैं उनको श्रद्धांजलि दूं, इसलिए मैंने ऐसा खेला। अभी तक मेरे लिए जो ताली बजती थी वो भीड़ बजाती थी, उसमें मेरा कोई अपना था ही नहीं। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से नीचे खेलता हुआ देख रहे हैं, उसी के लिए यह है। जब बच्चे नहीं सुनते हैं ना कोई चीज़ को, कोई जिद करते हैं ना, तो उनको भी समझाने के तरीके होते हैं, प्यार से समझते हैं। हमको भी समझना होगा। दूसरा और आखिरी मर्मस्पर्शी उदाहरण, ये तो जीती जागती स्टोरी है जो मेरे साथ घटना घटित हुई, वही बता रहा हूं।
गणपति विसर्जन का दिन था। अकोला में बहुत बड़ी मिरवणूक निकलती है और बहुत सारे लोग पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं लोगों को। और इन सब के साथ बहुत सारे लोग आते हैं आसपास के गांव से भी, इधर उधर से भी उस रैली को देखने। हम लोग भी कुछ बांट रहे थे, वहाँ प्रसाद बांट रहे थे। मैं जब वो पानी दे रहा था किसी को, तो उतने में एक लड़की आई, तो बोले ग्लास दो, मेरे को पानी लेके जाना है। मैं बोला ग्लास नहीं देता, यहीं पे पी और यहीं रख। नहीं, बोले मेरे पापा वहाँ खड़े हैं, उनको देना है। तो बोला इधर आएंगे? नहीं, बोले चल नहीं सकते। ठीक है, लेके जा। मैंने उसके ग्लास में पानी डाला और वो ग्लास लेकर गई। फिर मैंने देखा उसने ग्लास एक आदमी को दिया, जो आदमी बैसाखी के सहारे खड़ा था। एक पैर ही नहीं था, आधा ही पैर था, एक पैर पूरा था। उसने पानी पिया और लड़की ने आके ग्लास रख दिया। ठीक है। जहां पे हम लोग प्रसाद बांट रहे थे, उसके थोड़े आगे जोर जोर से गाने बज रहे थे। कुछ लोग वहां नाच रहे थे, थिरक रहे थे, कूद रहे थे। इस लड़की को बड़ा मस्त लगा कि सब नाच रहे हैं, सब थिरक रहे हैं, वाह। उसने अपने पापा को बोला तुम ही नाचा। पापा बोले ए मैंने नाचा, चल चल तुम। नहीं बाबा तुम्हें नाचा। नहीं मैंने नाचा। अब सब लोग नाच रहे हैं, ये वहां उसने पापा को बोल रही कि नाचो, उसका बाप लंगड़ा है और वो नाचने का बोल रही है। कौन समझाएगा? अभी तक तो बोल रही थी, अब रो रही है। अभी तक तो रो रही थी और अब जोर से रो रही है। बाबा तुम्हाला नाचावं लागेल, नाचा। और अब इतनी जोर से रो रही है कि उसने अपनी आंखें छुपा ली। बहुत जोर जोर से रो रही है। जो लोग नाच रहे थे, जब उन्होंने नजारा देखा, ये मंजर देखा, तो वो भी नाचते नाचते रुक गए। उतने में जोर जोर से सीटियां बजाने की आवाज आई, जोर जोर से तालियां बजी। और उस लड़की को किसी ने बोला ये देख। और जब उस लड़की ने आंखें खोली, तो उसके बाप ने अपनी एक बैसाखी फेंक दी और एक बैसाखी हाथ में लेकर कूद रहा है एक पैर के ऊपर अपनी बेटी के लिए। जो आदमी ठीक से चल नहीं सकता था, जो आदमी दोनों बैसाखी के सहारे ठीक से चल नहीं सकता था, आज बगैर बैसाखी के एक पैर के ऊपर नाच रहा है किसी अपने के लिए, क्योंकि उस अपने ने उसके लिए जिद की। ये होती है जिद की ताकत, यही होती है। एक जिद से आप अपनी और अपनों की पूरी दुनिया बदल सकते हो, वरना यह मुमकिन ही नहीं है। ये माँ बाप का बॉन्ड भी बड़ा अलग होता है, बड़ा गजब सा होता है। कुछ 4 लाइन याद आ रही है मुझे, मैं बोलता हूं। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ बाप करने लगे। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ बाप करने लगे। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ बाप करने लगे। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ बाप करने लगे। खुदा का काम था बरकत, वो माँ बाप करने लगे। खुदा का काम था मोहब्बत, वो भी माँ बाप करने लगे। देखते ही देखते खुदा बड़ा मायूस हुआ, बड़ा मजबूर हुआ, क्योंकि माँ बाप को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। अपनों के लिए जिद करो और चीजें बदलती है। अब अंतिम 2 पड़ाव, अब खुद के लिए जिद। अभी तक हमने अपनों के लिए जिद देखी, हमने सही जिद देखी, हमने गलत जिद देखी, सही जिद को गलत जिद करना भी देखा, और अब अपने लिए जिद करते हैं, अपने खुद के लिए जिद करते हैं। एक लड़का है जो भदोई गांव में उत्तर प्रदेश में रहता है, करीब 9 साल का है।
अपने बाप से जिद करी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खिलाओ। पापा बोले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना खर्च करूं। नहीं, तो बोले मुझे तो खिलवाना ही होगा आपको, मुझे बम्बई भेजो। तो बोले ठीक है, मैं तेरे को बम्बई भेजता हूँ, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि तू वहाँ जा और अपना खर्च खुद बसर कर। ठीक है, बम्बई पहुँच गया, आज़ाद मैदान के ऊपर क्रिकेट प्रैक्टिस करने लगा और खेलने लगा। दिन भर होटल में काम करता, लोगों के झूठे बर्तन धोता, कांच की प्लेट धोता, सब करता और दिन भर क्रिकेट खेलता। एक दिन किसी सिलेक्टर की उसके ऊपर नज़र पड़ी और उसने उसको देखा, बहुत मशगूल था, शानदार तरीके से खेल रहा था। और जब उसने उसको खेलते हुए देखा तो उसको बोला कि तू कौन है? तो बोले मैं भदोही गांव का हूँ और यहाँ खेलने आया हूँ। तो बोले कहाँ रहता है? बोले ये फ्लाईओवर के नीचे सड़क पे सोता हूँ। तो बोले क्या खाता है? एक टाइम खाना खाता हूँ। तो यहाँ क्यों है? बोले क्रिकेट के लिए। तो बोले आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी, तेरा ध्यान मैं रखूँगा, तुझे जो खेलना है खेल, तुझे जैसा खेलना है खेल। और वो लड़का खेलने लगा। ये वही लड़का है जिसने अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप मैच के टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट रन मारे और अभी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा है और डंके की चोट पर अपने बल्लेबाजी कर रहा है, यशस्वी जायसवाल। आपको क्या लगता है, अगर वो लड़का जिद नहीं करता तो क्या आज वो यशस्वी होता? वो यशस्वी तो होता, पर यशस्वी जायसवाल नहीं होता। पता है, ये जो शीर्षक है बड़ा अचरज वाला है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज जब शाम को बातें हुई तो मुझे और कुछ बातें याद आई। शरद व्याख्यान माला करीब 67 साल से एक साथ बगैर किसी एक साल के अंतराल के बिना ये व्याख्यान माला चल रही है। ये तो इनकी जिद है, इसकी वजह से हो रही है। फिर चाहे वो हिंदुस्तान की इमरजेंसी हो 1977 वाली, उसमें भी ये व्याख्यान माला चली, और कोरोना के 2 साल आपके लिए 2 साल नहीं थे, बेमिसाल थे। और ये आपकी ही जिद थी जिसकी वजह से ये व्याख्यान माला बगैर किसी रुकावट के इत्मीनान से आराम से चल रही है। नहीं तो बहुत सारी रीजंस थे, बहुत सारी वजह थी कि आप इसको रोके और अगले साल करें, बट आप रुके क्या? क्यों नहीं रुके? क्योंकि आपके अंदर जिद थी, और वो जिद खुद की दुनिया बदलने की नहीं थी, जितने लोग सुनने आते हैं उनकी दुनिया बदलने की थी। अगर आज एक उदाहरण नहीं बोलूं तो ये शीर्षक से शायद नाइंसाफी होगी, और वो उदाहरण होगा सती सावित्री का। सती सावित्री ने क्या किया था? किससे याचना की थी? यमराज से। किस चीज की? अपने लिए, अपने पति के लिए। और यमराज को क्या करना पड़ा था? अपने उसके पति को लेके चले गया, उसके प्राण खींच के लेके चले गया, कि उसको वापस दिए? वापस देना पड़ा। क्यों वापस देना पड़ा? क्योंकि सती सावित्री ने क्या की थी? जिद की थी, और वो बिल्कुल मानने को सुनने को तैयार नहीं थी। इतनी भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आपको जो करना हो करो, इतिहास बदल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आपको मेरे पति के प्राण वापस देने ही होंगे, और उनको देने पड़े। अब एक अंतिम कहानी, और ये सत्य घटित घटना है। अब इसको जिद बोल दो, इसको कुदरत की फितरत बोल लो, ऊपर वाले का आशीर्वाद बोल दो, या प्रार्थना का चमत्कार बोल लो, मेरे लिए सब चीज एक ही है। आज डॉक्टर सिन्हा बहुत खुश है, क्योंकि डॉक्टरी पेशे का सर्वोच्च सम्मान उनको मिलने वाला है दिल्ली में। डॉक्टर सिन्हा मुंबई में रहते हैं, बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सुबह नाश्ता किया, एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट में बैठे,
जब इंसान का बड़ा दिन होता है ना, तो वो बेहद खुश होता है। 2 कदम आगे और 2 फीट ऊपर चलता है। जैसे सुबह से आज मैं चल रहा हूँ, शरद व्याख्यान वाला में आना था ना, तो उनका बड़ा दिन था। यहाँ तक कि हवाई जहाज में कुछ लोगों ने मिले और उनको बोला, आप डॉक्टर सिन्हा हो ना, जो आज हर अखबार के हेडलाइन हो? बोले हाँ, हमने आपका इंटरव्यू देखा टीवी पर, आपका फोटो देखा टीवी पर। उनको बधाई दे रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और जब लोग तारीफ करें तो 36 की छाती 56 की हो जाती है। सुपर। प्लेन टेक ऑफ हुआ और डॉक्टर सिन्हा सुनहरे सपने संजोए अपनी आंख बंद कर कर लेट गए, सो गए। और बस वही दिख रहा है कि राष्ट्रपति उनको बुला रहे हैं, उनके नाम का पुकारा हो रहा है, सब। इतने में प्लेन में हड़बड़ाहट सी हुई, टर्बुलेंस। इनकी आंख खुली। पायलट ने वार्निंग दी कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, तो हमको अगले एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। और अगला एयरपोर्ट शायद जयपुर के आसपास कुछ हो। ये बड़े बेचैन हो गए, मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली पहुंचना ही है, कुछ भी हो। एयरपोर्ट लैंड हुआ, ये प्लेन के बाहर निकले। बाहर निकलते से जो एयरलाइन कंपनी थी उसके ऑफिस में पहुंचे और झगड़ा करने लगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे दिल्ली पहुंचना है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, शाम को मुझे अवार्ड मिलने वाला है और तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम मुझे पहुंचाओ, मुझे पहुंचना है। बोले सर आगे मौसम बहुत खराब है, कार भी नहीं जा पाएगी, आप प्लेन की बात कर रहे हो। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं मेरा मैनेज करूंगा, तुम कार ला के दो। बोले सर तुम कार ला के दो। ऐसे तैसे उन्होंने कार अरेंज करी। बारिश बढ़ रही, कार में बैठे निकल दिए। जैसे जैसे ये जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश और उफान पकड़ रही है, धुआंधार बारिश, जोरदार बारिश। एक समय तो ऐसा आया कि ना ड्राइवर को समझ रहा कहाँ है, ना डॉक्टर साहब को समझ रहा कहाँ है। डॉक्टर साहब बोले हम सही तो जा रहे हैं? तो बोले मुझे लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं, पता नहीं। फिर ऐसा हुआ कि आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर डॉक्टर साहब ही बोले भैया रुक जा, यहीं पे रुक जा, आगे मत जा। ठीक है, इन्होंने गाड़ी रोक दी, गाड़ी के इंडिकेटर ऑन कर दिए। इनको पास में कोई घर दिखा एक, ये वो घर में चले गए। छोटी सी झोपड़ी जैसा था वो, एक कमरे का घर, जहां पर एक महिला अपने भगवान के सामने बैठकर कुछ पाठ कर रही थी और उसके हाथ में कुछ एक लंबी रस्सी थी और उस लंबी रस्सी से खींच रही थी झूला। उस झूले के अंदर बच्चा था, जो बच्चा आवाज नहीं कर रहा था पर हलचल कर रहा था। डॉक्टर साहब ने सब देखा। उस लेडी ने इशारा किया बैठो। डॉक्टर साहब बैठ गए। वो सब देख रहे हैं। उसका घर एकदम साधारण, शायद पति भी नहीं है क्योंकि एक फोटो थी उसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था। एक कमरे का घर, उसमें भी हालत ऐसी, कहीं से पानी भी टपक रहा है और वो बच्चा हलचल नहीं कर रहा, शायद बीमार होगा। हलचल तो कर रहा है पर आवाज नहीं कर रहा है, शायद बीमार होगा। तकरीबन 10-12 मिनट बाद जब उसका पाठ खत्म हुआ तो उसने वो किताब रखी, वहां माथा टेका, नाक रगड़ी और पानी लेके डॉक्टर साहब के पास आई और उनको कहा मैं चाय ला दूं आपको? तो बोले नहीं ठीक है आप बैठो। नहीं, बोले ले लो चाय, दूध है। ठीक है, वो चाय बना कर लाई और बैठ गई। खुद भी चाय पी रही है, उनको भी पिला रही है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर
बहुत भरोसा होता है, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा भरोसा होता है. इंग्लिश में हम उसको ओव्हर कॉन्फिडेंट बोलते हैं आणि मराठीमध्ये म्हणतात त्याला अतिशहाणा. उस डॉक्टर ने उसको बोला, तुम्हें क्यों मानती हो इसको? इतना पाठ कर रही हो, इतनी पूजा अर्चना कर रही हो, इतनी प्रार्थना कर रही हो, तुम्हारा बच्चा यहाँ बीमार दिखता है और तुम्हारे पास ऐसा है क्या जिसका तुम उसको शुक्रिया अदा करो? ऐसा कुछ भी नहीं है. ना पति है, नहीं, ये तो आपको बोल रहा, उसने नहीं बोला. ना कुछ है, ना घर ठीक ठाक है, ना कुछ है. वो लेडी रुकी, हल्का सा हंसी और उसका जवाब सुनकर डॉक्टर की रूह कांप गई. उस महिला ने उस डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है, और ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना तो मैं कई साल से कर रही हूँ, स्पेशली पिछले 2 साल से तो कुछ ज़्यादा कर रही हूँ, जब से ये हुआ है मेरे को. तो बोले, ऐसा क्या है तुम्हारी प्रार्थना में, ऐसा क्या मांगती हो उनसे? तो वो बोलती है, जब ये हुआ तब से इसके दिल में छेद है, बहुत इलाज करा है, बहुत उपचार करा है, बहुत डॉक्टर को बताया, कोई पैसे बहुत मांग रहा है तो कोई बोलता है इसका इलाज नहीं होता, और इलाज करता है तो सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो कहीं बम्बई में बैठा है. अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं अपने बच्चे को लेकर बम्बई जाऊं, उस डॉक्टर को दिखाऊं. तो मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूं कि तू कुछ भी कर, कैसा भी कर, वो डॉक्टर को मेरे घर में ला दे. डॉक्टर साहब एकदम सन, बाहर देखो तो बारिश बंद, गाड़ी खड़ी, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है. डॉक्टर साहब ने अपनी आंखें पोंछी, उस महिला को, उस बच्चे को अपने साथ लिया, वापस एयरपोर्ट आए और बंबई निकल गए. इसलिए कहता हूं दोस्तों, जिद करो, दुनिया बदलो. ढूंढना अगर चाहो तो दिशाएं कम नहीं, ढूंढना अगर चाहो तो दिशाएं कम नहीं, खुली रखो खिड़कियां, बाहर हवाएं कम नहीं. एक मतलब की बात बता दूं आप सबको आज, एक मतलब की बात बता दूं आप सबको आज, जिद अगर दिल में हो ना तो संभावनाएं कम नहीं. इसीलिए आज से, अभी से एक नया सपना लेकर चलो, एक जिद का मोती अपने दिल के तार में लगाकर चलो, और यही तार सितार ना बन जाए तो कहना. इसीलिए दोबारा जिद करो, दुनिया बदलो. मेरी बात हुई थी कुछ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो मैं उन सवालों के ऊपर अगर कुछ जवाब दे सकूं तो बहुत अच्छा होगा. तो कोई भी 2-3 सवाल अगर हो सके तो प्लीज़ पूछिएगा. एनीवन, कोई भी. आपल्या उपस्थित श्रोत्यापैकी जर कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल आजच्या व्याख्यानासंबंधी तर आपण विचारू शकता. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, उधर सवाल है कोई? हेलो साहब. हाँ सर. सचिन तेंडुलकर
12 में 3 बार फेल हुए। पाकिस्तान में गए, पहली मैच थी उनको, और पहली मैच में 100 किए। क्या जीत नहीं थी? और आज भी उनका नाम अजरामर है। धन्यवाद सचिन तेंदुलकर, धन्यवाद सचिन। धन्यवाद। उनका एक किस्सा और बताता हूं आपको। सचिन तेंदुलकर साहब के पिता थे रमेश तेंदुलकर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था और इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। सचिन तेंदुलकर आपकी बात से लगता है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी है, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में 100 मारा। आज मेरी बात सुनकर आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर अच्छे नहीं, महान खिलाड़ी है। क्यों है, बता रहा हूं। वापस आता हूं। सचिन, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग थी, इंडियन टीम की फील्डिंग थी। तकरीबन 30 ओवर हो गए थे और संदेश आया कि सचिन तेंदुलकर के पिता एक्सपायर हो गए। चलती हुई मैच में नीचे स्क्रिप्ट घूमने लग गई, न्यूज़ आने लग गई, सब हो गया। अगर 50 ओवर का मैच खेलने के बाद सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने नहीं उतरते तो मैं, आप या कोई भी हिंदुस्तानी उनको दोष नहीं देता, क्योंकि हो सकता है वो इंडिया आते, अपने पिता के पास रहते। पहली बार किसी हिंदुस्तानी बल्लेबाज को स्टैंडिंग ओवेशन मिला ऑस्ट्रेलिया में, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने ओपनिंग बैट्समैन पर आए और उस मैच में उन्होंने 100 मारा। और 100 मारने के बाद हेलमेट निकाले, ग्लव्स निकाले, अपने आंसू पोंछे और खेले। तकरीबन 1 महीने बाद जब इंटरव्यू हुआ एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का, उसमें उन्होंने बोले कि वहां पर मेरे पिता का बेटा नहीं, मेरे देश का बेटा खेल रहा था, और मैंने अपनी शतकीय पारी खेली है सिर्फ इस बेटे के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा खिलाड़ी बहुत होते हैं, महान कुछ ही होते हैं। तो ये अच्छे से महानता का पड़ाव 2 अलग अलग किनारे हैं, इसके ऊपर काय का पुल बनना चाहिए? वाओ, जिद का। ठीक है ना, बराबर काका? एक सवाल और है कुछ? हेलो। हाँ सर। मैं अगर कोई जिद कर दूं और वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे उदाहरण देकर बताएंगे कुछ? नहीं, इसका उदाहरण तो नहीं देते आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं या कुछ ओके, सुनने में नहीं। ठीक है। आपको अच्छा लगेगा और इसका जवाब मैं शायरी में दूं? नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कर्म बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सितारे मतलब किस्मत। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कर्म बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती नहीं, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। हम लोग अगर कोई जिद करें और अगर वो पूरी नहीं होती है तो जिद मत छोड़ो, रास्ता छोड़ो, दूसरा रास्ता लो। मैं जब अभी कारंजा पहुंचा दोपहर में, तो मैं गाड़ी अंदर लिया और आपके यहाँ मतलब कारंजा में रोड्स थोड़ी सी बहुत छोटी है। अच्छा, रोड छोटी है वो दिक्कत नहीं है, बाजू में नालियां बड़ी खतरनाक है। अब मैं निकला गाड़ी लेकर, रास्ते पे सड़क में मोड़ आया, मुड़ा और ट्रैफिक जाम। फिर फोन करके पूछा जहां जाना था कि बराबर रास्ता है नहीं है, तो बोले तुम तो पूरे गलत हो। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अकोला निकल जाऊं। फिर मैंने क्या किया,
पहले गाड़ी को आगे ले गया, जहाँ कुछ बड़ी सी जगह थी, अपनी गाड़ी खड़ी करी, पानी पिया, गाड़ी का एसी और कम किया, और फिर उनको पूछा अब बोलो कहाँ आना है, तो बोले ऐसा ऐसा टर्न लो, यहाँ पर पहुँचो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर गाड़ी घुमाई और भगवान का नाम लेते लेते वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ पर आधे पड़ाव में आप जाओ, वहाँ पे ज़रूर कोई आपका भी इंतज़ार कर रहा होगा जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। सिर्फ हिम्मत रखो, जिद मत छोड़ो। मैंने वो जो उदाहरण दिया है वेणुमणि का, वो जानबूझ से दिया है, क्योंकि 40 साल की उम्र में कोई चलता हुआ धंधा, चलती हुई सर्विस, वो भी गवर्नमेंट सर्विस बंद करके नया उद्योग नहीं शुरू करता। और सिर्फ 20 साल के सफर में, 30 साल के सफर में 5,000 करोड़ तक नहीं पहुंचता। अगर मेरी बात झूठ लगती हो तो अपने गूगल बाबा से पूछो, वेणुमणि थायरो केयर डालकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये इस आदमी का इतिहास क्या है। एक आधा सवाल और कोई? महिलाएं अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। हाँ मैडम। जिद करो दुनिया बदलो कि जिद करो और खुद की दुनिया बदलो, क्या सही रहेगा? क्या सही रहेगा? हाँ, बढ़िया सवाल है, और किसी गृहिणी से यह सवाल आना मेरे लिए खुशकिस्मती है। क्यों है बताता हूं। अगर मैं गृहिणी की बात करूं, हाउसवाइफ्स की बात करूं, तो आपकी दुनिया आपकी नहीं होती कभी भी। आप खुद देखो, सुबह उठती हो, किसके लिए उठती हो? सुबह पहले सबसे पहले किसका काम करती हो? सभी को नाश्ता देने के बाद खुद कब नाश्ता करती हो? खाना तो बना लेती हो, खाती कब हो? जितनी काम वाले आने वाली है उनकी राह देखती हो, अगर वो आ गई तो आपका भी मूड ठीक हो जाता है, बाकी सबका भी होता है। फिर उसके बाद खाना तो खाती नहीं हो, पर सबको पूछ लेती हो कि खाना खाया कि नहीं खाया। फिर वो सब खा लिया, उसके बाद फिर उतने में भी कभी कुछ फोन बज जाता है, कभी सिलेंडर वाला आता है, कभी कुछ होता है। जितनी बड़ी आपकी दुनिया है ना, उतनी किसी की नहीं है। तो आप सिर्फ जिद करो और खुद की दुनिया बदलो, बाकी की अपने आप बदल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आपने सवाल पूछा। शुक्रिया। नमस्कार सर. नमस्कार. मी शिवाजी गायकवाड. सर आपलं दत्तनगरी स्वागत आहे. धन्यवाद. आज जो विषय होता सर तुमचा खूप चांगला होता. विषय जिद करो दुनिया बदलो. जिद करो दुनिया बदलो. सर हा विषय घेतला, जिद करो दुनिया बदलो. जो विषय, जो सब्जेक्ट आपने लिया है जी, कहीं आपके दिल पे हट हुआ जीवन में कि ये सब्जेक्ट दुनिया के लिए अपने को जीना है. आपने दुनिया को देखने के बाद ये विषय लिया है, या परिवार को देखने के बाद, समाज को देखने के बाद, या अपने आप खुद को देखने के बाद ये विषय लिया है? सर क्वेश्चन, ये दुनिया को देखने के बाद ये विषय आपने लिया है, या एक समाज को देख के आपने विषय लिया है, या परिवार को देख के आपने ये विषय लिया है, या खुद को आपको अपने आप को देख के विषय लिया है? ओके, छोटे. थैंक यू सर. ठीक है, शुक्रिया शिवाजी भैया. मैं एक वक्ता हूँ, मैं एक टीचर हूँ. दोनों रूप में मेरा कार्य है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊं. अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ और लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो मेरे अस्तित्व को धोखा है. बराबर. अब मैं जानता हूँ शिवाजी भैया कि आप जो काम कर रहे हो उससे बेहतर, शानदार, उससे दिलचस्प काम और बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो. तो क्या करूं? मेरा एक मानना है कि इंसान खुद को देखकर सीखता जरूर है, पर उसको सीखना नहीं, संभलना बोलते हैं. पर जो इंसान सीखता है ना, वो दूसरों को देखकर ही होता है. एक.
दूसरा, आपने पूछा खुद को देखकर, समाज को देखकर, दूसरों को देखकर। मैं किसको देखूं, देखूं नहीं देखूं, क्या देखूं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि मेरी बात सुनकर अगर आप अपने मन में देख लो तो मैं जीत गया। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो तबके के लोग हैं इधर, वो आधा ही जीते हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे 50% ही कर पाते हैं, उससे 50% ही खुशी होती है, उससे 50% ही एफिशिएंसी होती है हमारी, जबकि काम हम पूरा कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं। तो अगर आप मानते हो कि आपके पास वो अलादीन का जिन है तो उसका इस्तेमाल करो। और जिन का सॉरी उस चिराग का इस्तेमाल कब हो सकता है? जब आप उस चिराग को घिसोगे। और ऊपर वाले ने हर किसी को वो अलादीन का चिराग दिया है। वो चिराग का है मालूम है? यहां। मेरा काम है कि आपको एहसास दिलाऊं कि आप अलादीन हो और आपका चिराग यहां पर है, सिर्फ इसको घिसो। ऐसा नहीं घिसना, इसको चलाना। ऑटोमेटिकली दिमाग बाहर आता है, वो जिन बाहर आता है और बोलते हैं क्या हुक्म है मेरे आका। और फिर देखना ऐसा हुक्म बोलेगा आका कि दुनिया बोलेंगे वाह रे वाह काका। इसलिए बोलता हूं जिद करो, दुनिया बदलो। बस एक कोई अंतिम सवाल हो तो लेते हैं। सर, मैं डॉक्टर शार्दुल, मेरा सवाल नहीं है, मैं आपसे कुछ टिप्स पूछ रहा हूँ कि जिद करो दुनिया बदलो। ये कोई बड़े वेंचर के लिए अगर हम जिद करें तो हमें बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। तो ये टीम को बनाना कैसे और मोटिवेट कैसे करना, इसके बारे में कोई टिप्स अगर आप दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा शार्दुल साहब आपने। एक मिनट माइक अपने पास रखिए प्लीज। आप डॉक्टर हैं पेशे से? यस। ग्रेट। कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में? 22 साल हो गए। मतलब आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है पर। 50। ओह माय गॉड। ठीक है, तो 22 साल हो गए आपको। 22 साल पहले जब आप नए नए एकदम ताज़ा ताज़ा डॉक्टर बन के कारंजा में आए थे, बराबर? Yes. तो आपके कितने दोस्त थे जो डॉक्टर हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो कोई नहीं था दोस्त। बराबर। आज 22 साल बाद कितने दोस्त हैं आपके सभी दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं? ये कैसे हुआ? बस साथ में काम करते गए और दोस्त बस बनते गए। वही करना है आपको। और क्या करना है? आपके पास टीम नहीं आएगी, आपको टीम के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। लोगों को बताओ कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छे लोग हैं तो जोड़ेंगे और फिर ऑटोमेटिकली काम होगा। और अगर नहीं होता है तो डॉक्टर शार्दुल से पूछना कि 22 साल पहले वो क्या थे और आज 50 साल के हो गए, 22 साल बाद है तो आज क्या है। 22 साल पहले जब शार्दुल साहब आए तो कोई इनको नहीं जानता था, और 22 साल बाद ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता है। तो ये कमाल ही तो है आपका। थैंक यू। एक मेरा सवाल आपसे, अब जब आपको कोई नहीं जानता था शार्दुल साहब, फिर क्लिनिक में ऐसा भी होता होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कोई पेशेंट नहीं आया, फिर भी आपने क्लिनिक बंद क्यों नहीं किया? भगवान की दया से ऐसा पहले दिन तो से भगवान कभी की नहीं दया हुआ। से अभी भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो। हाँ ठीक है, तो जिद करो सिर्फ कि मैं कंटिन्यू चलता रहूं। लगे रहो मुन्ना भाई। थैंक यू। अच्छा, भाई साहब सादर प्रणाम। आपका ये मार्मिक विषय, इसको रात भर सोचेंगे। फिलहाल अभी आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि दिल और दिमाग चाहे किंतु आत्मा ना चाहे, कभी वो काम भी करने पड़ते हैं। परमात्मा भी बोलते कि ये कर, फिर हम सोचते हैं कि चलो चुप हो जाओ, क्योंकि हमारी आत्मा इसके लिए कभी मंजूर नहीं करती है, कभी सहमति नहीं देती है। फिर हम जैसी महिलाएं क्या करें? ओके। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। दूसरा, जो आप बोले कि रात भर सोचेंगे, बिल्कुल सोचिए, पर सुबह उठकर उस पर अमल ज़रूर करें। सोचने से कुछ नहीं होगा। और अब आपके सवाल का जवाब एक कहानी के रूप में देता हूँ।
समय है ना हमारे पास 2-5 मिनट? हाँ, अब बैठिए ना प्लीज। एक लड़का है जो एक कंपनी में काम करता है, ठीक ठाक सी तनख्वाह है, अकाउंटेंट का जॉब है उसका। अकाउंटेंट का काम सबसे ईमानदारी, प्रामाणिक, सबसे ऑनेस्ट, चतुर व्यक्ति का होता है। चतुर पर अच्छा वाला है, चतुराई वाला, अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदार। आज वो अपने घर पहुंचा, कुछ म्लान सा था, कुछ उदास सा था। तब घर पहुंचा, चेंज किया, खाना खाया मम्मी के साथ। घर पे सिर्फ वो और मम्मी थे। मम्मी की उम्र शायद आपके जितनी होगी, मैं और आप समझ लीजिए ना। फिर खाना खाया और दोनों टीवी देखते थे। वो फिक्स टाइम रहता सीरियल का, वो सीरियल देख रहे थे। सीरियल खत्म हुआ, टीवी बंद हुआ, बेटा रूम में, मम्मी किचन में गई और बेटा रूम में चक्कर मार रहा था। मम्मी पानी का लोटा रखने वहाँ गई, प्लेट रखी और पलंग पे बैठ गई उसके। शायद मम्मी को कुछ बात करना था। तो बोले, बोल तेरे मन में क्या चल रहा है? बेटा वहाँ सोफे पे बैठा और मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ ना, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, बट अब मुझे हमारी जो विरोधी कॉम्पिटिटर कंपनी है उनकी तरफ से ऑफर आया है, यहाँ से 3 गुना तनख्वाह मिल रही है, काम यही करना है जो यहाँ कर रहा हूँ। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि कभी कभार शायद मुझे कोई काम ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे मन को गवाही ना दे। मुझे नहीं मालूम अनएथिकल है, एथिकल है, सही है, गलत है, बट शायद जो तुमने मुझे संस्कार दिए, मेरे अंदर जहन में जो आत्मा है शायद उसके खिलाफ हो। तो मैं एक कंपनी ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि तनख्वाह भी 3 गुना है। यहां पर अगर 10 साल भी काम कर लूं तो ये तनख्वाह नहीं होगी, और कोई इल्लीगल काम नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं है। तो मम्मी बोली और किसी से बात की? बोले मैंने मेरे बॉस से बात की, अपने दोस्तों से बात की, सब लोग बोले ज्वाइन कर ले। रूम में एकदम सन्नाटा था। अब यहां पर हम रोल रिवर्स कर देते हैं, आप बेटा बनो, मैं माँ बन रहा हूं। अब जो माँ अपने बेटे को बोलती है, मैं आपको बोल रहा हूं। कुछ देर रूम में सन्नाटा था, शांति थी। उसके बाद माँ बोलती है, देख मैं सुबह जब तेरे कमरे में रोज आती हूँ ना तुझे उठाने के लिए, तू उठता नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं खिड़की के पर्दे खोलती हूँ, एसी बंद करती हूँ, पंखा बंद करती हूँ, तू फिर भी नहीं उठता। फिर कभी कभी तेरे ऊपर पानी डालती हूँ, तेरी उंगली मेरी गर्म चाय में रख देती हूँ, फिर तू उठता है। मुझे गुस्सा आता है, पर सच कहूँ बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल चल के मैं तेरे कमरे में आऊँ और तू मुझे पहले से ही टहलता हुआ दिखाई दे जैसे अभी दिख रहा है। दिन के उजाले में ऐसा काम मत करो कि रात को सोने में तकलीफ हो, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम ना करो कि उजाले में निकलने से तकलीफ हो। मुझे लगता है शायद आपको जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया। एक और, मुझे लग रहा है कारंजा में मुझे नौकरी मिलने वाली है, इतने सारे सवाल आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जब हम एक आधी जिद करते हैं और हम पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वाह, सपोर्ट, सहारा। इंसान को सहारा नहीं मिले तो वो स हो जाता है और वो हारा हो जाता है। ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं। ऐसा लगता है कि सहारा चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आपके दोनों पैर सलामत हैं, फिर आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली। और अगर सहारा नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो
दूसरा रास्ता लो जो मैंने उनको बताया। आसान सी बात है। आपने उनका नाम सुना होगा जो बिहार में थे, छन्नी हथौड़े से दशरथ मांझी, हथौड़ों से पत्थर से पूरे पहाड़ तोड़ दिया था। उनका एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मैं आपको बोलता हूँ। तुम भगवान से बहुत कुछ मांगते हो, ये दे दो वो दे दो, और बैठे रहते हो। क्या पता कि भगवान तुम्हारे कुछ करने की राह देख रहा हो, इसलिए वो बैठा हो। तुम शुरू तो करो। आप कुछ शुरू करोगे ही नहीं तो सहारा मिलेगा कहाँ से? और आपकी भाषा में इसको अलग तरीके से मैं बोलूं तो और समझ जाए, जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। खेळत आहे चांगला तो, कशाला? तुम्ही खेळत राहा, रो तो माँ दूध पिलाएगी। मांगो मत, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। काबिल बनो। लोग पीछे आते हैं जैसे डॉक्टर साहब के पीछे आए, देखो 22 साल में बेमिसाल हो गए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 आभार। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छे लगे आपके सवाल। रोचक थे, ज्ञानवर्धक थे, और मुझे लगता है जो मेरा लेक्चर हुआ शायद केक के जैसा, वो सवाल उसके ऊपर आइसिंग हो गए। तो केक का टेस्ट जैसा भी हो, ये आइसिंग ज़रूर याद रखें। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का, स्पेशली शरद व्याख्यान माला के आयोजक का। मैंने आज उनको एक बहुत अच्छी बात बताई, वो बात आपसे भी शेयर करता हूँ। ये मंच अब ऐसा हो गया है शरद व्याख्यान माला का कि अब वक्ता को इंतज़ार होता है कि शरद व्याख्यान माला से बुलावा आए और मुझे यहाँ बोलने का मौका मिले। ये एक सर्टिफिकेशन हो गया है। और इसके जो सबसे बड़े जो बेंचमार्क सेट करने वाले हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो आयोजक क्या करेंगे और वक्ता आके क्या कर लेगा। तो इसीलिए ऐसे ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसे ही सवाल पूछें और मज़े करें, और हाँ, जिद करना ना भूलें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
कि बढ़िया प्रकार से सर ने जिद और उसका महत्व बताया है। फिर भी आभार प्रदर्शन हेतु मैं शशिकांत जी ठाकुर इन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय। क्या जिंदगी में जिद सही में जिंदगी हमारी बना सकती है? यह आज का इतना मार्मिक विषय था सर का, मुंद्रा जी सर का। इन्होंने इतने सरल तरीके से हमें जिद करके हमारे ज़िंदगी में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, इसका बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से परिभाषा की उन्होंने। अनगिनत उनके पास में उदाहरण भी है इस तौर पर। उनके पास में जो आज हमने 2-3 उदाहरण सुने, जिसमें वेणुमणि का जो उदाहरण सुना है, जो आदमी 500 रुपये लेके मुंबई आता है और 35 करोड़ 30 करोड़ की कंपनी बेचकर घर जाता है 5000 करोड़ की। उसके बाद में उन्होंने हेमंत गायकवाड़ जी का एक उदाहरण दिया, वो भी बहुत मार्मिक था, उससे कुछ ना कुछ सीख हमें ज़रूर मिलती है। मैं इसमें और 2 उदाहरण जोड़ना चाहूँगा। हमारे विदर्भ में विजय भटकर, ये जो हमारे एक बहुत बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता और इंजीनियर साहब होकर गए हैं, उन्होंने परम कंप्यूटर का निर्माण किया। उनकी जो जिद थी, उनको रोका गया था अमेरिका से। अमेरिका ने जब भारत ने अमेरिका को परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की डिमांड की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो अपनी जिद पे जड़े रहे और उन्होंने परम कंप्यूटर नाम का एक बहुत सुपर कंप्यूटर भारत की ओर सौंपा। उसके बाद में और एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ साल पहले की बात है, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन भारत ने रशिया को क्रायोजेनिक इंजन मांगा था। रॉकेट लॉन्च करने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है, वो रशिया ने इनकार कर दिया। अबुल कलाम हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं, उन्होंने उस इंजन का आविष्कार किया और हम आज वो इंजन के बदौलत हम आत्मनिर्भर बन गए। और हमारे भारत में जितने प्रकार के बाहर के जितने राष्ट्र हैं, वो अपने सैटेलाइट हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए। इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जिद के बारे में सर ने बताया कि जिद हम अपनों के लिए भी करनी चाहिए, उससे बढ़कर जिद हम अपने खुद के लिए करनी चाहिए। ये जो कान मंत्र दिया है, ये जो गुरु मंत्र दिया है, उसके लिए सर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद में मुझे यकीन है, मुझे आज का मैं अपना पर्सनल उदाहरण देता हूँ, जिद क्या चीज़ होती है। एक हंसी के तौर पर एक उदाहरण है, मैं खाना खाया और व्याख्यानमाला के लिए जाने के लिए लेट हो गया। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा और व्याख्यानमाला में आकर सर का भाषण सुनने के लिए यहाँ जरूर पहुँचा। तो आप भी जिद करके रोज़ व्याख्यानमाला में आइए। आज का विषय तो बहुत मार्मिक था, इससे मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में जिद जरूर करोगे और जिद के बदौलत आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जो विश्व में सबसे अलग हो सकता है वो पा सकोगे, ऐसा मुझे लगता है आज के इस व्याख्यानमाला के विषय से। मैं कल के विषय के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। कल का विषय है जंगलातील 400 दिवसांचा थरार। कल 16 तारीख है, बुधवार है, और बराबर 8 बजे के समय में यह व्याख्यान शुरू होगा। आपसे गुजारिश है, विनंती है कि आप जरूर 8 बजे पधारिए और उस जंगल में जाकर क्या थरार होता है उसका आस्वाद लीजिए। आज के इस व्याख्यान में सर इतने आप व्यस्त, आपके टाइम टेबल के अनुसार इतने व्यस्त होकर भी आप यहाँ आए और कारंजा में इतना बढ़िया जिद के ऊपर आपने भाषण किया, जिद की परिभाषा सबको समझाई। जिद अच्छी भी हो सकती है, जिद बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसमें का मध्य आपने निकाला कि जिद किस तरह की होनी चाहिए, अपनों के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए, और बहुत सारे सवाल लोगों के आपने सवालों का जवाब भी दिया। इसके लिए मैं आयोजक की तरफ, शरद व्याख्यानमाला इन आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आखिर में इस व्याख्यान में जो लोग पधारे हैं, जो श्रोता वर्ग है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप कल भी आइए और धन्यवाद के पात्र बनिए। अभी इस प्रोग्राम का, इस मंच से
वाम भगवती शारदा का स्तवन करने के लिए निशिकांत परड़ी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे मंच पर आए। धन्यवाद। नमन परम ओंकार, नमन परम ओंकार, सुखद वरद निर्गुणा, सर्वदा शारदा, मंगला पावना, नमन परम ओंकार। उजळो शिवमंदिरात तव तेजे ज्ञान ज्योत, उजळो शिवमंदिरात तव तेजे ज्ञान ज्योत, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, देयशा आशिषा ही तुला प्रार्थना, नमन परम ओंकार। जनमानस सरस तुझे सदन हंस वाहिनी, तव प्रतिभा दिव्य फुलो येथ वाग्विलासिनी, ज्ञान यज्ञ करुणी यज्ञ जन तृषार्थ तोषवी, ज्ञान यज्ञ करुणी यज्ञ जन तृषार्थ तोषवी, दे सदा दिव्यता आमुचा जीवना, नमन परम ओंकार, नमन परम, नमन परम, नमन परम ओंकार।